नमस्कार, मैं दीपक राव खड़तकर। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। और ये जो क्विक सॉर्ट है ये डिवाइड एवन कॉन्कर के अंतर्गत आता है। तो आज की कक्षा में हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम और उसकी समय जटिलता और स्थान जटिलता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विभाजन और विजय, जिसको हम इंग्लिश में डिवाइड एंड कॉन्कर भी बोलते हैं। तो उसका परिचय कुछ इस तरह है। विभाजन और विजय एक महत्वपूर्ण एल्गोरिदम है। इस तकनीक में हम बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए उसको छोटी छोटी समस्याओं में उप समस्याओं में विभाजित करते हैं और फिर उन उप समस्याओं को हल किया जाता है। और जब सारी उप समस्याएं हल हो जाएं तो अंत में उन छोटी छोटी उप समस्याओं के हल को मिलाकर पुनः एक मूल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह तकनीक कई महत्वपूर्ण एल्गोरिदमों में उपयोग होती है। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और स्ट्रॉसन का मैट्रिक्स गुणा एल्गोरिदम। मुख्य चरण जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में है वो है विभाजन और विजय। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विभाजन, जो कि डिवाइड भी बोला जाता है। विभाजन का जो पहला चरण है वो यह है कि बड़ी समस्याओं को छोटी और अधिक प्रबंधनीय उप समस्याओं में विभाजित करना। दूसरा जो चरण है वो है यह विभाजन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उप समस्या इतनी छोटी ना हो जाए कि अब उन्हें आसानी से हल किया जा सकता है और इस उप समस्या को छोटी उप समस्याओं में हल नहीं किया जा सकता। अगला जो स्टेप है वो है विजय। इसमें जो पहला स्टेप आएगा वो है उप समस्याओं को हल करना। यदि उप समस्या बहुत छोटी है तो उन्हें सीधा हल किया जा सकता है, उन्हें फिर से उप समस्याओं में विभाजित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उप समस्या बहुत बड़ी है तो उस उप समस्या को फिर से विभाजित किया जाएगा और उस पर विजय की प्रक्रिया लागू की जाएगी। तीसरा जो चरण होता है वो होता है मिलाना, इसका मतलब कंबाइन। हमने जो बड़ी उप समस्याओं को छोटी छोटी उप समस्याओं में विभाजित किया था और हल किया था, तो हल होने के बाद इन छोटी उप समस्याओं को मिलाकर मूल समस्या का हल प्राप्त किया जाएगा। उदाहरण जो डिवाइड एंड कॉन्क्योर की बात कर रहे हैं उसका सबसे पहला अच्छा उदाहरण है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जो विभाजन और विजय तकनीक पर काम करता है। अगर हम मर्ज सॉर्ट की बात करें तो विभाजन, इसके अंतर्गत जो विभाजन प्रक्रिया है इसमें सूची को दो भागों में विभाजित किया जाता है और तब तक विभाजित किया जाता है जब तक केवल एक तत्व ना रह जाए। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 4 तत्व हैं एक एरे के अंदर, तो उनको पहले हम दो के 2 भाग में विभाजित करेंगे और फिर वो जो 2 सब समस्याएं मिली हुई हैं उसको फिर से एक एक की 2 समस्याओं में विभाजित करेंगे। इस तरह अंत में हमें एक एक करके 4 उप समस्याएं मिल चुकी रहेंगी जिनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो विभाजन का चरण यही कह रहा है कि सूची को 2 भागों में विभाजित किया जाए और तब तक विभाजित किया जाए जब तक प्रत्येक भाग में केवल एक तत्व ना रह जाए। अगला जो चरण है वो है विजय। जब विभाजन का कार्य पूरा हो जाए तो प्रत्येक भाग को पुनः क्रमबद्ध किया जाएगा और क्रमबद्ध करते समय हमको मिलाना पड़ेगा कि जो सबसे छोटे भाग हमको मिले हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा कि वो आरोही या अवरोही सॉर्टेड क्रम में है या नहीं। अगला जो मर्ज सॉर्ट का चरण है वो है मिलाना। मिलाने के लिए हम जो क्रमबद्ध सूचियां मिली हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से ही मिलाना पड़ेगा। विजय, दूसरा जो चरण है मर्ज सॉर्ट का वो है विजय। अब जितनी भी उप समस्याएं को हमने हल किया है उन उप समस्याओं को अगर वो बहुत छोटी हैं तो उन्हें सीधा हल कर लेंगे और यदि उप समस्याएं बहुत बड़ी है तो उन उप समस्याओं का फिर से विभाजन करेंगे और तब तक विभाजन करेंगे जब तक छोटी से छोटी अंतिम उप समस्या प्राप्त ना हो जाए। अंतिम जो चरण है वो है मिलाना। अब जितनी भी उप समस्याओं का हल निकल चुका है सारी उप समस्याओं को के हल को मिलाकर फिर से हम मूल समस्या का हल प्राप्त करते हैं। मर्ज सॉर्ट के लाभ, पहला है सरलता। इसमें बड़ी समस्याओं के छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिससे समस्या को हल करना आसान हो जाता है। दूसरा जो लाभ है मर्ज सॉर्ट का वो है कुशलता। यह तकनीक जो है वो अक्सर समय और संसाधनों की दृष्टि से अधिक कुशल है। इसका मतलब
कम से कम समय में और कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सॉर्टिंग की जा सकती है। अगला है अनुकूलता। विभाजन और विजय तकनीक को विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर लागू किया जा सकता है। इसका मतलब इसका जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। निष्कर्ष, विभाजन और विजय एक शक्तिशाली तकनीक है जो समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाती है। यह तकनीक कई एल्गोरिदमों के लिए नींव की तरह काम करती है और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र की अगर बात करें तो विभाजन और विजय एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है सॉर्टिंग करने के लिए। दूसरे उदाहरण की बात करें अगर डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिदम के अंतर्गत, तो वो है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में भी 3 मुख्य चरण होते हैं, पहला विभाजन, दूसरा विजय और तीसरा मिलाना। विभाजन की बात करें तो मर्ज सॉर्ट से क्विक सॉर्ट का तरीका अलग है। इसमें हमको पहले एक पिवट पॉइंट का चयन करना होता है। इस पिवट तत्व के चयन के बाद सूची को इस तरह विभाजित करते हैं कि जितने भी तत्व पिवट पॉइंट से छोटे हैं वो बाईं ओर आ जाएंगे और जितने भी तत्व पिवट पॉइंट से बड़े हैं वो पिवट पॉइंट के दाईं तरफ आ जाएंगे। तो विभाजन पिवट पॉइंट के चारों तरफ ही किया जाएगा, छोटे सारे तत्व बाईं ओर और बड़े सारे तत्व जो है पिवट से वो पिवट की दाईं ओर। अब दूसरा जो चरण है विजय, फिर से पिवट का चयन करते हैं और क्रमबद्ध करते हैं। तीसरा जो चरण है वो है मिलाना। क्विक सॉर्ट में पुनः क्रमबद्ध सूचियों को मिलाएं। इसका मतलब यहां पे कुछ अलग तरीके से मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब हम पिवट का चयन करते हैं और तत्वों को बाईं और दाईं ओर सम्मिलित करते हैं उसी समय सूची क्रमबद्ध हो चुकी होती है, इसीलिए मिलाने के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। अब सॉर्टिंग का महत्व। सॉर्टिंग जो है वो डेटा संरचना और एल्गोरिदम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह डेटा की खोज मतलब सर्चिंग, उसके विश्लेषण मतलब एनालिसिस, संगठन और प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को बहुत आसान बनाता है, क्योंकि अगर तत्व बिखरे हुए होंगे तो ये सारे काम बहुत कठिन हो जाएंगे। इसलिए सॉर्टिंग किया जाता है ताकि तत्व या तो अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध रहें। कुछ प्रमुख एल्गोरिदम की अगर बात करें तो पहला बबल सॉर्ट, चयन सॉर्ट, सम्मिलन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो ये कुछ प्रमुख एल्गोरिदम सॉर्टिंग के लिए प्रस्तुत हैं। चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है तो सॉर्टिंग ज्यादा समय और ज्यादा संसाधनों का उपयोग करेगा। अनियमित डेटा, अगर डेटा अनियमित है उस केस में भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। मेमोरी की भी कुछ सीमाएं होती हैं, तो हमको उसी सीमा के अंतर्गत काम करना होता है। कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेमोरी में काम कर लेते हैं और कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम के लिए बहुत सारे मेमोरी की आवश्यकता होती है। इन सारी चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है। विभाजन और विजय का महत्व। अब अगर हम विभाजन और विजय के महत्व की बात करें तो सबसे प्रमुख महत्व जो है वो ये है कि जटिल समस्याओं को, जिसको एक बार में हल करना बहुत मुश्किल होता है, को छोटी छोटी समस्याओं में पहले तोड़ लिया जाता है और उनको सरल बनाकर हल किया जाता है। इसलिए जटिल समस्याओं को सरल बनाता है हमारा विजय और विभाजन और विजय। विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर लागू हो सकता है। तीसरा, अधिक कुशल एल्गोरिदम विकसित करने में सहायक होता है। निष्कर्ष, विभाजन और विजय एक शक्तिशाली तकनीक है जो समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाती है। यह तकनीक कई एल्गोरिदमों की नींव है और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। विभाजन और विजय तकनीक का प्रयोग कर हम समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं और कंप्यूटर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ उठाया जा सकता है। अब बारी आती है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम की। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम, इसमें ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है इसमें आइटम को व्यवस्थित करने से अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने का यह एक तरीका है। क्विक सॉर्ट व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो n तत्वों की एक सरणी को सॉर्ट करने के लिए औसत मामले में n log n तुलना करता है। यह एक तेज और अत्यधिक कुशल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है।
यह सॉर्टिंग एल्गोरिदम विभाजन और जीत के दृष्टिकोण का पालन करता है। विभाजन और जीत एल्गोरिदम को उप समस्याओं में तोड़ने, फिर उप समस्याओं को हल करने और मूल समस्या को हल करने के लिए परिणामों को फिर से एक साथ जोड़ने की एक तकनीक है, जिसका पहला चरण है विभाजित करना, जिसका पहला चरण है डिवाइड। विभाजन में पहले एक पिवट तत्व चुनते हैं, जिसको हम पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद सारणी को दो उप सारणी में विभाजित किया जाता है या पुनर्व्यवस्थित करते हैं, ताकि बाईं उप सारणी में प्रत्येक तत्व पिवट तत्व से कम या बराबर हो और दाएं उप सारणी में प्रत्येक तत्व पिवट तत्व से बड़ा हो। दूसरा जो चरण है वो है जीत। क्विक सॉर्ट के दो उप सरणी को पुनरावृत्ति रूप से सॉर्ट किया जाएगा। तीसरा जो चरण है वो संयोजित करना, इसका मतलब कंबाइन करना। तो पहले से क्रमबद्ध सारणी को संयोजित किया जाएगा। क्विक सॉर्ट पिवट के रूप में एक तत्व चुनता है और फिर यह चुने गए पिवट तत्व के चारों ओर दिए गए सारणी को विभाजित करता है। क्विक सॉर्ट में एक बड़ी सारणी को दो सारणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक में वे मान होते हैं जो पिवट पॉइंट से छोटे होते हैं और दूसरी सारणी में वे मान होते हैं जो पिवट पॉइंट से बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इस सारणी को एरे को देखें तो पिवट पॉइंट के दाईं तरफ कुछ तत्व और पिवट पॉइंट के बाईं तरफ कुछ तत्व रखे जाएंगे। यह तब तक जारी रहेगा, ये पिवट पॉइंट सेलेक्ट करना और उसके दाईं तरफ छोटे तत्व बाईं तरफ बड़े तत्व रखने का काम तब तक करते रहेंगे जब तक सारणी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तत्व ना बच जाए। पिवट चुनना सबसे मुख्य काम होता है क्विक सॉर्ट के अंदर। पिवट चुनने के लिए बहुत सारे तरीके उपलब्ध है, जिसमें से कुछ तरीके यहां पे निम्नलिखित हैं। पहला, पिवट रैंडम हो सकता है। इसका मतलब जो भी एरे हमारे पास है उसमें से किसी भी एक तत्व को उठाकर पिवट पॉइंट बना दिया जाए। दूसरा तरीका, दिए गए एरे में से सबसे दाएं तत्व को या सबसे बाएं तत्व को पिवट के तौर पर चुना जा सकता है। तीसरा तरीका, जो एरे हमारे पास उपलब्ध है उस एरे का मीडियन निकालें या मीन निकालें और उस जो भी आएगा उसको हम पिवट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पिवट चुनने के कई अलग विकल्प और भी हैं, जैसे पहला, पिवट हमेशा एरे का पहला तत्व होना चाहिए। दूसरा, पिवट हमेशा एरे का अंतिम तत्व होना चाहिए। या तीसरा, रैंडमली आप पिवट को चुन सकते हैं। या चौथा, पिवट के रूप में सारणी या एरे का सबसे बीच का तत्व चुना जाए। अब क्विक सॉर्ट का विभाजन एल्गोरिदम। तर्क सरल है। हम सबसे पहले बाएं तत्व से शुरू करते हैं और छोटे या बराबर तत्व के सूचकांक का ट्रैक करते हुए आई के रूप में लिखते जाते हैं। ट्रैवर्सल करते समय यदि कोई छोटा तत्व पिवट से छोटा तत्व मिलता है तो वर्तमान तत्व को ARR आई से बदल देते हैं, अन्यथा हम वर्तमान तत्व को अनदेखा कर देते हैं। यह कैसे काम करता है? तो सबसे पहले सारणी में पिवट तत्व के रूप में एक मान चुनें। सारणी के बाकी हिस्सों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि पिवट तत्व से कम मान बाईं ओर हो और उच्च मान दाईं ओर हो। अगला चरण, पिवट तत्व को उच्च मानों के पहले तत्व के साथ बदलें ताकि पिवट तत्व निम्न और उच्च मानों के बीच में आ जाए। अगला चरण, पिवट तत्व के बाईं और दाईं ओर उप सरणी के लिए समान संचालन पुनरावृत्ति रूप से करें, जिसके लिए हम आगे चलकर रिकर्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम की अगर बात करें तो क्विकसॉर्ट में विभाजन की हमारी समझ के आधार पर हम इसके लिए एक एल्गोरिदम लिखने का प्रयास करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला एल्गोरिदम का जो स्टेप है वो है पिवट वाला उच्चतम इंडेक्स मान चुनें। दूसरा, पिवट को छोड़कर सूची के बाईं और दाईं इंगित करने के लिए दो वेरिएबल चर लें। तीसरा, बायां निम्न इंडेक्स की ओर इंगित करता है और दायां उच्च की ओर इंगित करता है। अगला स्टेप, जब बाएं पर मान पिवट से कम हो तो दाईं ओर जाएं और जब दाएं पर मान पिवट से अधिक हो तो बाईं ओर जाएं। यदि चरण 5 और 6 दोनों मेल नहीं खाते हैं
तो बाएं और दाएं दोनों तत्वों को स्वैप करें। यदि बायां तत्व दाएं तत्व से बड़ा या उसके बराबर है तो वह बिंदु जहां से वो मिले उसको ही नया पिवट मान लिया जाएगा। अगर हम क्विक सॉर्ट के एक स्यूडो कोड की बात करें जो पिछले एल्गोरिदम को अच्छे से बता पाए, उसके लिए ये कुछ स्यूडो कोड के भाग हैं। जैसे पहला, एक क्विक सॉर्ट नाम का फंक्शन लेंगे जिसमें वो सूची एरे, साथ में शुरुआती तत्व कौन सा है और अंतिम तत्व कौन सा है, इनको पास किया जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर आकर हमें चेक करना होगा कि अगर इफ शुरुआती तत्व अंतिम तत्व से छोटा है तब क्या करना है। तब इस केस में हमको पार्टीशन नाम का एक फंक्शन हम फिर से कॉल करेंगे जिसमें उस एरे को, शुरुआत को और अंत को पास किया जाएगा। अब बाएं भाग को शॉर्ट करने के लिए फिर से हम जिस क्विक सॉर्ट फंक्शन के अंदर है उसको रिकर्शन के तरीके से पुनः कॉल करेंगे जिसमें हम वो एरे, सूची, शुरुआती तत्व और पिवट पॉइंट जो सेलेक्ट हुआ है -1, जो पिवट पॉइंट का इंडेक्स है -1 वैल्यू को हम पास करेंगे। और अगर दाएं भाग को सॉर्ट करने की बात आती है तो क्विक सॉर्ट के फंक्शन को रिकर्सिवली तरीके से फिर से कॉल करेंगे जिसमें हम वो सूची, एरे, साथ ही साथ पिवट पॉइंट का जो इंडेक्स है वो +1 और अंतिम तत्व को पास करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो बाएं भाग को शॉर्ट करने के लिए एरे, शुरुआती तत्व, दाएं भाग को शॉर्ट करने के लिए भी एरे और शुरुआत, अंतिम तत्व। साथ ही साथ बाएं भाग की अगर तरफ जाएं तो पिवट पॉइंट से माइनस करना पड़ेगा हमको इंडेक्स, क्योंकि बाईं तरफ जा रहे मतलब इंडेक्स कम होता जाएगा। और अगर दाईं तरफ के भाग को शॉर्ट करने की बात है तब पिवट पॉइंट का जो इंडेक्स है उसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बाईं ओर जाने के लिए, दाईं ओर जाने के लिए हमको इंडेक्स को बढ़ाना होता है। तो बाईं तरफ जाने के लिए इंडेक्स, पिवट पॉइंट के इंडेक्स को घटाएंगे 1 से और दाईं तरफ जाने के लिए पिवट पॉइंट के इंडेक्स को 1 से बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, ये तो क्विक सॉर्ट फंक्शन की बात हो गई जिसको हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन की। पार्टीशन फंक्शन के अंदर सबसे पहले सूची का जो अंत तत्व है, जो लास्ट में जो भी एलिमेंट होगा उसको पिवट पॉइंट मान लिया जाएगा। अब एक वेरिएबल लेंगे i जिसमें पहला तत्व जो कि शुरुआत -1 करेंगे। अब सभी तत्वों को लूप में डालेंगे और पिवट पॉइंट के अनुसार उनको विभाजित करेंगे, जिसके लिए एक लूप चलाएंगे जिसमें j शुरुआत होगा शुरू पहले तत्व से और अंत होगा उसका अंत -1 तत्व तक। और अगर सूची में, इफ सूची के अंदर जो j पॉइंट है वो पिवट से छोटा या पिवट के बराबर है तब i को 1 से बढ़ा देंगे, जिसका मतलब i = i+1 होगा। अब सूची के i और सूची के j तत्वों को अदला बदली करेंगे। पिवट को सही स्थिति में रखें, जिसके लिए हमको सूची के i+1 को और सूची के अंत के तत्वों को अदला बदली करने की जरूरत पड़ेगी। और इतना सब हो जाने के बाद हमको एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी जो कि नया पिवट पॉइंट होगा, जिसके लिए हमने वापसी i+1 रखा हुआ है। स्पष्टीकरण पिछले क्विक सॉर्ट का। यदि सूची का आकार 1 से अधिक है तो इसे विभाजित करें। पार्टीशन फंक्शन का उपयोग करके सूची को पुनर्व्यवस्थित करें और पिवट की नई स्थिति प्राप्त करें। बाएं और दाएं उपसूचियों पर क्विक सॉर्ट को पुनः लागू करें। पार्टीशन, पिवट का चयन करें। यहां हम अंतिम तत्व को पिवट मानकर चल रहे हैं। सूचक i को शुरुआत से -1 पर ही सेट करें। लूप के माध्यम से सभी तत्वों की तुलना पिवट से करें। यदि कोई तत्व पिवट से छोटा या बराबर है तो सूचक i को बढ़ाएं और तत्वों की अदला बदली करें। अंत में पिवट को उसकी सही स्थिति में रखें और सूचक i+1 लौटाएं, जो कि नई पिवट की स्थिति होगी। इस प्रकार क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम सूची को तेजी से और कुशलता से क्रमबद्ध करता है। जटिलता, क्विक सॉर्ट की जटिलता की अगर बात करें तो क्विक सॉर्ट की जो समय जटिलता है, जिसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं, वो इस तरह से है। बेस्ट केस की अगर बात करें तो O, बिग O ऑफ n इंटू लॉग n। एवरेज केस की अगर बात करें तो बिग O ऑफ n इंटू लॉग n फिर से,
और अगर वर्स्ट केस की बात करें तो big O of n स्क्वायर ये होगा। अब इनको एक एक करके देखते हैं। बेस्ट केस की बात अगर करें तो इसकी जटिलता इस तरह से है। क्विक शॉर्ट में बेस्ट केस तब होता है जब पिवट का तत्व मध्य तत्व होता है या मध्य तत्व के आसपास होता है। इस केस में क्विक शॉर्ट की जटिलता big O of n log n होगी। एवरेज केस की अगर बात करें, औसत केस की, तो यह तब होता है जब सारे तत्व अव्यवस्थित क्रम में होते हैं, जो ठीक आरोही नहीं होते और ठीक से अवरोही भी नहीं होते। तो औसत केस की जटिलता की अगर बात करें तो big O of n into log n होगा। सबसे खराब स्थिति वर्स्ट केस की अगर बात करें तो क्विक सॉर्ट में सबसे खराब स्थिति तब होगी जब पिवट तत्व या तो बाएं सबसे बड़ा या सबसे छोटा तत्व होगा। मान लीजिए यदि पिवट तत्व हमेशा सारणी का अंतिम तत्व होता है तो सबसे खराब स्थिति तब होगी जब दी गई सारणी पहले से ही आरोही या अवरोही क्रम में सॉर्ट की गई होगी। क्विक सॉर्ट की सबसे खराब स्थिति समय जटिलता जो है वो है big O of n स्क्वायर। क्विक सॉर्ट के अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी big O of n log n है, और इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो यह स्टेबल नहीं है। क्विक सॉर्ट के लाभ, यह एक विभाजित और जीतने वाला एल्गोरिदम है जो समस्याओं को हल करना आसान बनाता है। यह बड़े डेटा सेट पर कुशलतापूर्वक से लग सकता है। इसका ओवरहेड कम होता है क्योंकि इसे काम करने के लिए केवल थोड़ी मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता होती है। क्विक सॉर्ट के नुकसान, इसकी सबसे बड़ी खराब स्थिति समय जटिलता O(n) स्क्वायर है, जो तब होती है जब पिवट को गलत तरीके से चुना जाता है। यह छोटे डेटा सेट के लिए अच्छा विकल्प नहीं है और यह एक स्थिर सॉर्ट नहीं है, जिसका मतलब यदि दो तत्वों की कुंजी समान है तो क्विक सॉर्ट के मामले में सॉर्ट किए गए आउटपुट में उनका सापेक्ष क्रम संरक्षित नहीं होगा, क्योंकि यहां हम पिवट की स्थिति के अनुसार तत्वों की अदला बदली कर रहे हैं बिना उनके मूल स्थिति पर विचार किए। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे काम करता है, जिसे देखने के लिए हम एक उदाहरण के तौर पर एरे ले लेते हैं। जो सामने आपको एरे दिखाई दे रहा है उसका मान है 24, 9, 29, 14, 19 और 7। दिए गए एरे में हम सबसे बाएं तत्वों को पिवट मानते हैं, तो इस मामले में ए लेफ्ट 24 है और ए राइट 27 है और पिवट जो हमने माना है वो 24 है। चूंकि पिवट बाईं ओर है इसलिए एल्गोरिदम दाईं ओर से शुरू होता है और बाईं ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए पिवट और लेफ्ट अभी इस उदाहरण में एक ही जगह पर है 24। उसके बाद हमारे पास जो तत्व है वो है 9, 29, 14, 19, 27 और जो राइट सबसे दाईं ओर तत्व है वो है 27। अब जो पिवट है वो दाईं अंक से छोटा है इसलिए एल्गोरिदम बाईं ओर एक स्थिति आगे बढ़ेगा। अब हमारे पास जो स्थिति बनेगी वो है सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट और पिवट पॉइंट 24 और जो राइट में था 27 उसको हमने एक दाईं ओर बाईं ओर बढ़ा लिया, जिसके लिए हम उसको 19 के रूप में मानेंगे। अब एरे का जो बायां है वो 24 है, एरे का जो दायां है वो 19 है और पिवट जो है वो 24 है। क्योंकि पिवट पॉइंट दाएं पॉइंट से बड़ा है इसलिए एल्गोरिदम ए पिवट को ए दाएं से बदल देगा और पिवट दाईं ओर चला जाएगा। जैसे अगले एरे में हम देख सकते हैं 19 जो पहले राइट था अब वो लेफ्ट में आ चुका है और पिवट 19 की जगह पे आ चुका है जो कि 24 है। अब ए बायां 19 और ए दायां 24 है और पिवट की स्थिति 24 है। चूंकि पिवट दाईं ओर है इसलिए एल्गोरिदम बाईं ओर से शुरू होगा और दाईं ओर बढ़ेगा। अब चूंकि पिवट जो है वो बाईं वैल्यू से बड़ा है इसलिए एल्गोरिदम एक स्थिति दाईं ओर बढ़ता है और अब जो स्थिति हमारी बनेगी जो पहले 19 में था लेफ्ट वो अब हो जाएगा 9 पर और जो पिवट है हमारा वो 24 ही रहेगा। अब ए बायां 9 हो चुका है और ए दायां 24 और जो पिवट है वो अभी भी 24 है। चूंकि पिवट पॉइंट ए बाएं से बड़ा है इसलिए एल्गोरिदम एक स्थिति दाईं ओर बढ़ेगा। अब दाईं ओर बढ़ाने के बाद पहले हमारा लेफ्ट था 9, अब लेफ्ट आ जाएगा हमारा 29 पर और पिवट फिर से हमारा 24 ही है। अब ए बायां जो 29 है और ए दायां जो 24 है
और हमारा पीवट भी 24 है, तो पीवट और ए दायां दोनों 24 पर आ चुके हैं, और चूंकि ए जो पीवट पॉइंट है वो बाएं पॉइंट से छोटा है, इसीलिए पीवट पॉइंट और बाएं पॉइंट को बदले जाएगा। अब जो पीवट पॉइंट है वो कुछ इस तरह से होगा, पीवट 24 और 19 हमारा राइट तत्व होगा। चूंकि पीवट बाईं ओर है इसलिए एल्गोरिदम दाईं ओर से शुरू होता है और बाईं ओर जाता है। अब ए बायां 24 हो चुका है, ए दायां 29 हो चुका है, और पीवट अभी भी 24 ही है। चूंकि पीवट पॉइंट जो है वो दाएं पॉइंट से छोटा है, इसलिए एल्गोरिदम एक स्थिति बाईं ओर चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अब हमारे पास जो पीवट पॉइंट है वो है 24, लेफ्ट भी 24 और राइट जो है वो हमारा 14। अब देखा जाए तो पीवट 24 है, लेफ्ट 24 है और राइट जो है 14 है। चूंकि पीवट पॉइंट राइट पॉइंट से बड़ा है, इसीलिए पीवट तथा राइट को आपस में बदल दिया जाएगा। अब पीवट दाईं ओर है, अर्थात पीवट जो था वो बाईं से दाईं ओर हो गया, जो कि 24 पर है अभी, और हमारा लेफ्ट जो है वो है 14 पर है। अब पीवट जो हो गया 24 और लेफ्ट हो गया 14, और राइट जो है फिर से 24 ही है, जो कि पीवट ही है। इसीलिए एल्गोरिदम बाईं ओर से शुरू होगा, क्योंकि पीवट पॉइंट दाईं ओर है। अब बाईं से शुरू करके दाईं की ओर जाया जाएगा। अब पीवट पॉइंट 24, ए बायां 24 और ए दायां 24, तो पीवट बाएं और दाएं एक ही तत्वों को इंगित कर रहे हैं। यह प्रक्रिया की समाप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अब तत्व 24 जो पीवट तत्व है उसकी स्थिति सटीक है, उसे इसी स्थिति पर रखा गया है। तत्व 24 के दाईं ओर वाले तत्व उससे बड़े हैं और तत्व 24 के बाईं ओर वाले तत्व उससे छोटे हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं, 24 के लेफ्ट की तरफ 19, 9 और 14 जो कि उससे छोटे हैं, और 24 के राइट की तरफ 29 और 27 जो कि उससे बड़े हैं। अब इसी तरह से क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को उपयोग में लाते हुए बाएं और दाएं सब एरे को अलग अलग तरीके से सॉर्ट किया जाएगा। जिस प्रक्रिया को अभी हमने देखा वो पूरी की पूरी प्रक्रिया 24 के बाईं तरफ और 24 के दाईं तरफ वाले सब एरे पर लगाया जाएगा, जिससे वो सब एरे में फिर से हमको पीवट पॉइंट चुनना है लेफ्ट वाले में, और राइट वाले सब एरे में फिर से पीवट पॉइंट चुना जाएगा, और जिस तरीके से तत्वों को सॉर्ट किया जाएगा। क्विक सॉर्ट का उदाहरण, मान लीजिए हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास तत्व 10, 7, 8, 9, 1, 5 है। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला काम जो होगा वो होगा पीवट चुनने का। तो सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि इस एरे के अंतिम तत्व को पीवट की तरह प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे हमारा पीवट 5 होगा। अंतिम तत्व 5 है तो हमारा पीवट 5 होगा। अब एरे को बारी आती पार्टीशन करने की। तो एरे को हमको क्विक सॉर्ट के अनुसार पार्टीशन करना है। इसका मतलब पीवट के जितने भी पीवट से छोटे हैं तत्व वो पीवट की बाईं ओर, और जितने भी तत्व एरे के अंदर पीवट पॉइंट से बड़े हैं वो एरे के दाईं ओर आ जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हमने पीवट 5 चुना है तो प्रारंभिक एरे में सिर्फ एक तत्व ऐसा है जो पीवट से छोटा है, जिसका मान है 1, और बाकी सारे तत्व पीवट से बड़े हैं। तो 1 को रखा जाएगा पीवट पॉइंट 5 के बाईं ओर और बाकी सारे तत्वों को 5 के दाईं ओर। तो अब अगर हम देखें तो 5 के बाईं ओर 1 और 5 के दाईं ओर अंतिम में 8, 9, 10 और 7 है। तो हमारे पास अब 2 सारणी उपलब्ध है, जिसमें एक है 5 के बाईं ओर और एक है 5 के दाईं ओर। तो अगर हम बाएं सारणी की बात करें तो वो इसमें एक ही तत्व है, तो वो पहले से ही सॉर्टेड है, जिसमें कुछ क्विक सॉर्ट की प्रक्रिया लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर बात करें दाएं सारणी की तो 8, 9, 10, 7 जो कि सॉर्टेड नहीं है, तो इसमें हमें क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम फिर से अप्लाई करेंगे, जिसमें हमने अंतिम तत्व को पीवट के तरीके से ले लिया। अब 7 जो कि हमारा पीवट तत्व है, फिर से पुनरावृत्ति करेंगे क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम की, और 7 से छोटे जितने भी तत्व होंगे वो 7 के बाईं ओर, और 7 से बड़े जो भी तत्व होंगे वो 7 के दाईं ओर। 7 से छोटा इस एरे में अभी कोई भी नहीं है, और 7 से बड़े 3 तत्व हैं, जिसमें से 9, 10 और 8 है। तो 7 के दाईं ओर वाला जो सब एरे है वो है 9, 10 और 8। अब
जो सब एरे हमको मिला है वो है 9, 10 और 8, जिसमें से हमने पीवट चुना 8 को। फिर से हम क्विक शॉट लगाएंगे इस सब एरे पर जो कि है 9, 10 और 8। 8 पीवट है तो 8 के बाईं ओर 8 से छोटे तत्व जो कि उपलब्ध नहीं है, और 8 के दाईं ओर 8 से बड़े तत्व जो कि 9 और 10 हैं। अंतिम पुनरावृत्ति के लिए हम 9 को चुनेंगे पीवट की तरीके से। अब 9 पर फिर से क्विक शॉट लगाएंगे, जिससे हमको 2 एकल तत्व मिल जाएंगे 9 और 10, जो कि दोनों अब सॉर्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से जितने भी सॉर्ट किए हुए अंतिम तत्व है उनको मिलाएंगे और अंत में हमको एक सॉर्टेड एरे प्राप्त होगा, जिसका नाम होगा सॉर्टेड एरे, और जिसमें तत्व जो होंगे 1, 5, 7, 8, 9 और 10। ये हमारा अंतिम एरे है जो कि क्विक सॉर्ट की मदद से हमने सॉर्ट कर लिया है। तो आज की क्लास में हमने देखा कैसे क्विक सॉर्ट की मदद से एक बड़े से एरे के तत्वों को सॉर्ट किया जा सकता है। उसकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी हमने और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी, और उसके सारे चरणों को किस एक उदाहरण की मदद से हमने देखा।